अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी ये रफीजी वीज़ा वालों के बारे में कि कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जो बंदा अगर करे रफीजी वीज़े वाला ख़ास करके तो उसके लिए भाई बहुत बड़ा मसला बन सकता है। असल में आज मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई, तो मैं सोचा चले आज थोड़ा सा सेटअप चेंज किया जाए और घर से बाहर निकल कर भी एक वीडियो बनाई जाए। अब वो वीडियो तो मैं बाद में देखूंगा कंप्यूटर में जाके भाई कलर वगैरह किस तरह के आए हैं। चले जैसी भी है आप आवाज़ तो सुन सकेंगे, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बता रहा हूँ जी। रफीजी वीज़ा वालों के लिए ख़ास करके ये है कि यहाँ पर शिकाई होकन है। शिकाई होकन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इससे बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है रफीजी वीज़ा वालों के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, पहले भी मैंने एक दो वीडियो इसके बारे में बनाई है, लेकिन क्योंकि ये अपडेट आती रहती है तो मैंने भी थोड़े दिन पहले एक वकील की अपडेट देखी तो उसने इस बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था, तो सोचा चले इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, फिर से एक वीडियो बना दूं। तो शिकाई होकन है जी, असल में एक नेनकिन होती है, पेंशन सिस्टम, और साथ में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सब चीज़ें मिला के और साथ में सैलरी टैक्स जो होता है वो भी काट कटा के सब कुछ जो होता है ये सारा एक मजमुआ बन के, तो इसको बोलते हैं शिकाई होकन। इसके अंदर ही आपके सारे टैक्स वगैरह हो जाते हैं कंप्लीट, आपकी पेंशन भी हो जाती है। अब पेंशन जो है उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि 65 साल के बाद जब बंदा 65 साल का हो जाए तो वो रिटायर गिना जाता है जापान में, और फिर उसको हर दूसरे महीने में एक महीना पैसे नहीं मिलते और एक महीना छोड़ के उसको फिर पैसे मिलते हैं जितने उसने दिए हों उसके हिसाब से। कभी 2 लाख कभी 3 लाख, इस तरह से उसको समझे कि वो पैसे पेंशन उसको वापस मिलना शुरू होती है। और ये काउंट कब से की जाती है? जब बंदा जापान में पहुँचता है उस दिन से इसको काउंट किया जाता है और 65 साल तक ये देनी होती है। इसके बाद वो पैसे वापस मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक बंदा ज़िंदा है तब तक वो पैसे मिलते रहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये रफीजी वीज़ा वालों के लिए कोई बंदा सोचेगा यार हम तो थोड़ी देर रुकना है, 2 साल 5 साल 7 साल तो हमारा केस ख़त्म हो जाएगा तो हमने वापस चले जाना है। तो भाई ऐसी भी बात नहीं है, अगर आपने वापस भी जाना है तो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पेंशन है नेनकिन जिसको बोलते हैं ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। इसमें कोई 10% या 20% वो कटौती करेंगे और ये पैसे जितने भी हैं ये वापस आपको मिल जाएंगे। अब ये होती कितनी है इंश्योरेंस तकरीबन, ये शिकाई होकन ये जी तकरीबन भी ये पेंशन मिला के 15-17 हज़ार रुपया पेंशन बनती है और 12-15 हज़ार ही इंश्योरेंस बनती है। ये दोनों मिला के 30 हज़ार तकरीबन बनते हैं और सैलरी जितनी आपकी होगी उसके हिसाब से टैक्स वगैरह काट के समझिए कि तकरीबन 30-35 हज़ार 37 हज़ार हर महीने कटेगा। वैसे मेरी जो है वो 45 हज़ार से ऊपर ही जाती है। अब मुझे पता नहीं उसमें क्या उसने ऐड कर दिया हुआ है साथ में, तो मेरी तो खैर ज़्यादा जाती है। पेंशन भी जो है वो 25 हज़ार 24 हज़ार जाती है हर महीने और 14-15 हज़ार जो है वो सैलरी वो अपना इंश्योरेंस जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस। चलें, फ़ायदा ही है, इसका नुकसान तो कोई है नहीं है, तो ये ज़रूरी है। अगर इसके रफीजी वीज़ा वालों के लिए ख़ास करके ये है कि अगर आपने ये एक बार शुरू कर ली, शिकाई होकन जिसको बोलते हैं, शुरू कर ली और फिर इसको स्टॉप नहीं करना। अगर आपने इसको स्टॉप किया कि मसलन आज एक कंपनी में काम किया, वहाँ पर वो कंपनी वाले ने बोला जी शिकाई होकन लाजम चाहिए, तो आपने वो करवा ली, फिर वहाँ पर 6 महीने या 8 महीने या 1 साल जितनी देर भी काम किया उतनी देर आप हर महीने वो कटाते रहे और बाद में वो कंपनी चेंज की। जब वो कंपनी चेंज करेंगे वहाँ से काम छोड़ के तो वो आपका इंश्योरेंस कार्ड जो पेंशन है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि फिर जब नई कंपनी में जाएंगे तो वहाँ से फिर जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो उसी कंपनी के नाम का आपका इंश्योरेंस कार्ड बनेगा, हेल्थ कार्ड जो है, तो फिर वहाँ से पेंशन सिस्टम शुरू दोबारा चलेगा। तो अब आपने एक बार एंटर हो गए, उसको फिर रुकना नहीं है। आप एक जगह से काम छोड़ा, जब दूसरी कंपनी में दाखिल होंगे दोबारा से काम पे, तो वहाँ पर जाके इसको लाजम स्टार्ट करें। वो कंपनी वाले भी बोलेंगे आपको, लेकिन कहीं थोड़ी सी नरमी भी करते हैं कि अगर आप नहीं भी करवाएंगे तो वो नहीं बोलते, लेकिन अब सख्ती इसमें ज़्यादा है। अगर आप नहीं करवाएंगे, एक बार इंश्योरेंस करवा के फिर छोड़ दी और दोबारा नहीं करवाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का तो वैसे टाइम है कि इसके अंदर दोबारा आप एंटर हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 महीने या 7 महीने आपको गुजरेंगे तो 8वें महीने तक आपका टाइम नहीं गुजरेगा कि 8वें महीने के अंदर आपको इमिग्रेशन से नोटिस आ जाएगा कि आ जाओ, या तो इंटरव्यू आ गया आपका, अगर पहले इंटरव्यू नहीं हुआ तो जो मेन इंटरव्यू है, या तो वो इंटरव्यू आ जाएगा या फिर आपको बुला के आपका वर्क परमिट कैंसिल कर देंगे। अब वो कैंसिल हो गया तो वो दोबारा नहीं मिलना, बस ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया तो बस उसके बाद वो आपको फिर बोलेंगे जी आप कंट्री छोड़ दो हमारी। तो इतनी बड़ी मुश्किल से बचने के लिए बेहतर यही है कि अगर ये इसको या तो शुरू ही ना करें, जो बंदा नया भी आता है या पुराना भी है जिसने अभी तक शुरू नहीं की, तो उसके लिए तो सहूलत है कि वो इसमें शुरू ना करे, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसने शुरू कर ली है वो इसको स्टॉप ना करे। अगर वो स्टॉप करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकेगा, फिर वो जापान में रह नहीं सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा
मिसाल के तौर पे समझिए आज ये शिकाई हुकूमत स्टॉप कर ली है, तो इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रहेंगे भी तो मेरे ख्याल से 8 महीने या 10 महीने के ज़्यादा आप जापान में नहीं रह सकेंगे। 1 साल तो भूल जाएं, 1 साल तो कभी भी नहीं रह सकेंगे, लेकिन 6 महीने या 8 महीने ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है। तो इसके बाद फिर जाना ही पड़ेगा, फिर कोई हल नहीं है। वर्क परमिट भी कैंसिल हो गया एक बार, तो वर्क परमिट भी दोबारा नहीं मिलेगा। ये इसका तरीकाकार है। तो इसके लिए एहतियात यही है, मैं इसलिए सब दोस्तों को बोलता हूँ कि या तो आप स्टार्ट ही ना करें ये शिकाई हुकन, और अगर स्टार्ट कर ली है तो फिर इसको रोके ना। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी की फैमिली हो यहाँ पर, चाहे कोई सा भी वीज़ा हो उसका, और ये शिकाई हुकन अगर वो एंटर होगा तो उसकी फैमिली, बच्चे जो भी हैं वो सब फ्री में हो जाएंगे, चाहे वो परमानेंट वीज़े वाला है, चाहे वो कंपनी वीज़े वाला है, चाहे वो शिकाई हुकन वाला है। ये सिस्टम सबके लिए सेम है कि जब आप शिकाई हुकन स्टार्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं सांगो, सांगो बोलना है उसको। जापानीज में इतने चले 1-2 लफ्ज़ मुझे याद हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, जो बेनिफिट है अपनी ज़रूरत वाले वो तो बंदा 1-2 लफ्ज़ सीख लेता है। तो उसको बोलना है भाई सांगो करो मेरी फैमिली का। सांगो का मतलब यही है कि जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो आपकी वजह से आपकी फैमिली को फ्री में वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसमें आपके बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस भी सब कुछ फ्री में हो जाएगा, चाहे 1 बच्चा है चाहे 4 बच्चे हों, सबका इंश्योरेंस कार्ड फ्री में बन जाएगा। और जो आपका और आपकी बीवी का जो टैक्स वगैरह है, ये अपना नैनकिन सिस्टम जो है पेंशन, ये दोनों का सेम चला जाएगा, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अगर आपका 30,000 या 35,000 जाता है अकेले का भी, तो 4 बच्चों के साथ भी मसलन, या 2 बच्चों के साथ भी, या 1 बच्चे के साथ और बीवी के साथ भी उतना ही रहेगा। 1 रुपया भी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, बल्कि वो आपके अंडर आ जाएंगे तो फ्री में हो जाएगा सबके लिए। ये भी एक डबल सहूलत है। अगर अकेले हैं तो फिर भी उतने पैसे लगेंगे, फैमिली है तो फिर भी उतने पैसे ही लगेंगे। तो इसके लिए बस एहतियात यही करें कि या तो इसको ओपन ही ना करें, अगर ओपन करनी है, शिकाई हुकम में दाखिल होना है, ये सिस्टम शुरू करना है, तो फिर इसको रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगी। अब हर किसी की अपनी अपनी समझ है, और कोई बंदा अगर ये वीडियो देख कर जापान में रहने वाला को बोले जी ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता, तो भाई वो बंदा, मैं हर वीडियो में इसलिए बोल देता हूँ कि जो ऐसी बात होती है वो बंदा खुद पे ट्राई करे, किसी दूसरे की जड़ों में ना बैठे और दूसरे की जड़ें ना काटे, वो खुद अपने ऊपर ट्राई करे, तो इंशाल्लाह उसको भी दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, उसको पता चल जाएगा। अगर उसका रेफ्यूजी वीज़ा है तो उसको पता चल जाएगा किस तरह से कोई चीज़ गलत है या सही है। या तो फिर इमिग्रेशन से जाके मालूमात कर लें, वो आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अभी इमिग्रेशन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जो कंपनी, ये कंपनी वालों के लिए है कि जो कंपनी शिकाई हुकम बंदे की शुरू नहीं करेगी उसको वो फाइन देंगे। तो आप खुद सोच लें कि अब इतनी सख्ती हो रही है, तो अब मैं मिसाल के तौर पे कंपनी के जरिए काम पे लगता हूँ, तो मैं इंश्योरेंस नहीं करवाता, तो वो मुझे नहीं बोलेंगे, वो जिस बंदे के ज़रिए से मैं काम पे लगा हूँ, जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है, तो उस कंपनी को वो फ़ाइन देंगे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट फैक्ट्री में काम नहीं लग सकते। यहाँ पर हाकिन काशा बोलते हैं, कंपनियाँ हैं जो बंदे हायर करती हैं और वो बंदे आके सप्लाई करती हैं फैक्ट्री में। तो यानी कि इस सिलसिले से फिर ये काम चलता है, तो उनको वो फ़ाइन देंगे कि भाई आपने बंदा आगे लगाया है, सप्लाई में काम पे लगाया है, तो आपने इंश्योरेंस की क्यों नहीं करवाई, तो उसको ठीक ठाक जुर्माना देंगे। ये भी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो इसलिए मैं बार बार यही मशवरा देता हूँ कि या तो फिर ये शुरू करे ही ना नया बंदा जिसने अभी तक ये इंश्योरेंस करवाई नहीं है, और जिसने करवा लिया है वो इसको रोके ना, चाहे 3 महीने के बाद इसको कंटिन्यू लाजिम कर ले, क्योंकि 3 महीने का तो टाइम है, तो फिर इसको लाजिम कंटिन्यू करें। अब इसमें कुछ दोस्तों ने, एक दोस्त ने पूछा था कि ये करवाएगा कौन, किस तरह से इसमें एंटर हो सकते हैं। तो भाई आपने खुद नहीं एंटर होना, ये कंपनी ही करवा के देगी आपको, वही आपको एंटर करेगी इस कंपनी, इसमें शिकाई हुकम में। जिस हाकिम काशे के जरिए आप काम लगेंगे उसको बोलें जी मुझे शिकाई हुकम चाहिए, तो वो आपको उसमें एंटर कर देगा, और हर महीने वो आपकी सैलरी से ही पैसे काट के बाकी के पैसे आपको दे देंगे। सैलरी टैक्स और जो भी ये टैक्स है, शिकाई हुकम, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह, ये सारे काट कटाइया करके आपको सैलरी आपके हाथ में मिल जाएगी हर महीने। यही सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी दोस्त को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वॉइस ऑफ जापान मेरा फेसबुक पे पेज है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी ऐड है, तो वहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो जितनी मुझे मालूमात होगी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।